अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। इस वीडियो लेसन में हम स्प्रिंग 2025 का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं एमएफए के पास पेपर्स का। और ये स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है वो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो एरिया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो एरिया है यानी कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो टॉपिक है उससे पर्टेन करता है। तो चले जी, सवाल की डिस्कशन शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं, डिस्कस करते हैं। सवाल में लिखा हुआ है XYZ लिमिटेड XYZ इज engaged in the manufacturing of motorcycles. The following information has been extracted from the financial statements of XYZ as of 31st December 2024. Ordinary share capital rupees 10 each, 100 million amount है। 20% irredeemable preference shares। irredeemable का मतलब वो कभी रिडीम नहीं होंगे, हमेशा की इन्वेस्टमेंट होगी। प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो इनको दिया जाने वाला रिटर्न जो है वो डिविडेंड होता है, और इनको ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से पहले इनका रिटर्न दिया जाता है। 10% बैंक लोन है, बैंक से लोन लिया है 20 मिलियन का, और इस तरह से ये कंपनी की टोटल जो है वो फाइनेंसिंग हुई हुई है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में द डिटेल्स ऑफ द डिविडेंड इन द लास्ट 4 years आर एज फॉलोज। ईयर 2021, 22, 23, 24 का जो डिविडेंड है वो 6, 6.5, 7, 8 रुपए है। XYZ ordinary share price is quoted at rupees 104 कम डिविडेंड। कम डिविडेंड का मतलब ये होता है कि ये शेयर जो प्राइस है, इस शेयर प्राइस में डिविडेंड का भी एक इम्पैक्ट शामिल है, और ये पर शेयर वैल्यू दी भी आपको। एंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 5% पर एनम। शेयर की प्राइसेस 5% पर एनम से इंक्रीज होती हैं। प्रेफरेंस शेयर प्राइस is quoted at rupees 200 per share. Applicable tax rate is 30%. Current equity beta is 1.2. फिर न्यू इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ डिटेल्स हैं। लिखता है कि XYZ plans to set up an assembly unit for electric motorcycles. The estimated project cost is rupees 50 million. इसके लिए मुझे 50 मिलियन चाहिए होंगे, which will be financed through 12% convertible debentures rupees 100 each. 12% जो है वो इसका कोपॉन रेट कहलाता है, जितना एनुअल इंटरेस्ट दिया जाएगा। Debenture holders will have the right to either convert each bond into one ordinary share or redeem it at a premium of 10% above par value of the bond at the end of the third year. A. Compute XYZ's weighted average cost of capital for the existing business. Calculate the impact of the new investment of XYZ's WACC. इस सवाल को सॉल्व करने से पहले क्या इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए? आपको कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के बारे में पता होना चाहिए क्या होते हैं, इस पे लेक्चर रिकॉर्डेड है। आपको कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल पता होना चाहिए। आपको जो है वो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल पता होना चाहिए। डिविडेंड के जरिए जो शेयर की प्राइस निकाली जाती है उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बेसिक कंपाउंडिंग डिस्काउंटेड IRR पता होना चाहिए। तब आप ये सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की, तो कॉन्सेप्ट्स को इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जाएगा, बट प्रैक्टिस पर हमारा मेन फोकस होगा। अब सबसे पहले उसने हमें पूछा है कि करंट जो मौजूदा वैक है बिजनेस का वो कैलकुलेट करो। वैक कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? जो भी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू चाहिए होती है, और उनकी जो कॉस्ट होती है परसेंटेज में वो चाहिए होती है। और हमारे पास तीन इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, और बैंक का लोन है। ये याद रखिएगा कि क्योंकि मैं सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूं तो मैं शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रहा हूं। आपने अपने पेपर में कंप्लीट कंप्लीट सेंटेंसेस मेंशन करने हैं। जिस तरह से ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की जगह OSC नहीं लिखना, मार्केट वैल्यू की जगह भी कोशिश करेंगे पूरा मार्केट वैल्यू लिख लें। बहरहाल मेरा काम यह है कि मैं आपको सवाल समझा सकूं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले बैंक लोन की बात करते हैं। बैंक लोन जो है वो 20 मिलियन का है। सारी वर्किंग्स में इन मिलियन कर रहा हूँ। आप यहाँ पर टॉप पे लिखेंगे रुपीज इन मिलियन। ठीक है। बैंक लोन जो है वो हमारे पास 20 मिलियन का बैंक लोन है। और जो बैंक लोन होता है ना उसकी मार्केट वैल्यू भी वही होती है। आपने बैंक से लोन लिया हुआ होता है और आपने वही वैल्यू वापस करनी होती है, कोई ट्रेडेबल प्रोडक्ट नहीं है। तो इसकी मार्केट वैल्यू 20 मिलियन ही होगी। इसकी कॉस्ट यहाँ पर 10% लिखी हुई है, 10% बैंक लोन। लेकिन अगेन वही वाला कॉन्सेप्ट कि जब मैं कोई लोन लेता हूं तो उसके अगेंस्ट जब मैं इंटरेस्ट पे करता हूं तो उसकी वजह से मेरा टैक्स एक्सपेंस जो है वो रिड्यूस होता है, यानी कि मेरी जो नेट कॉस्ट होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है। यहाँ पर 30% का एप्लीकेबल टैक्स रेट है, तो मेरी जो नेट कॉस्ट होगी ना, वो नेट कॉस्ट कुछ इस तरह से कैलकुलेट हो सकती है बैंक लोन से रेलिवेंट, कि मैं 10% को मल्टीप्लाई कर दूं 0.7 से। 0.7 कहाँ से आया?
30% का आप टैक्स है तो नेट अमाउंट 1 माइनस टैक्स रेट से 0.7 बचता है। ये फॉर्मूला अभी पहले डिस्कस किया गया है। तो आपके पास 7% का ये वाला बैंक लोन जो है इस पर आपको कॉस्ट पे करनी है। और अगर मैं 20 मिलियन का लोन जो है उस पर 7% के हिसाब से कॉस्ट पे करता हूँ तो मेरे पास जो रुपीज में जो कॉस्ट आएगी, कॉस्ट इन रुपीज, और सारी चीजें जो है वो मैं इन मिलियंस कर रहा हूँ, इन मिलियंस कर रहा हूँ सारी वर्किंग्स। तो हमारे पास पहली जो कॉस्ट होगी वो होगी 20 × 7%, 20 × 0.07 यानी कि 1.4 मिलियन। ठीक है जी। बैंक लोन के हवाले से कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज नहीं थी, जो उसका अमाउंट है वही उसकी मार्केट वैल्यू है। और टैक्स का इम्पैक्ट हमने ले लिया जिस तरह से किसी भी डेट इंस्ट्रूमेंट पर हम उसका इम्पैक्ट ले रहे होते हैं। फिर आ जाते हैं प्रेफरेंस शेयर्स पर। अच्छा जी, प्रेफरेंस शेयर्स है उनकी जो मार्केट वैल्यू चल रही है ना वो 200 चल रही है। अब यहाँ पर ये जो 20 मिलियन है ये तो इसकी बुक की वैल्यू है और इसके हिसाब से 100 ईच की पार वैल्यू वाले ये प्रेफरेंस शेयर्स थे। तो अब प्रेफरेंस शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट होगी? मैं 20 को डिवाइड कर देता हूँ 100 से और मल्टीप्लाई कर देता हूँ 200 से, तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल में 40 मिलियन। करेक्ट, यहाँ पर आपके पास ये 40 मिलियन आएगा। अच्छा सर, इसकी क्या लॉजिक है? 20 मिलियन इनकी पार वैल्यू थी और एक प्रेफरेंस शेयर की पार वैल्यू 100 थी। तो मैंने 20 मिलियन यानी कि टोटल पार वैल्यू से जब टोटल पार वैल्यू को 100 से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए। 20 मिलियन को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आ जाएंगे, क्योंकि 20 मिलियन टोटल अमाउंट है और एक 100 का है तो कितने हैं भाई? 20 मिलियन डिवाइडेड बाय 100। और उनकी अभी जो मार्केट वैल्यू चल रही है वो 200 चल रही है, तो 200 से मल्टीप्लाई किया तो इनकी टोटल मार्केट वैल्यू आ गई जो कि 40 मिलियन है। अच्छा, इनको क्या दिया जाता है? इनको कितना रिटर्न दिया जाता है? इनको 20% का रिटर्न दिया जा रहा है। ठीक है जी, इनको कितना रिटर्न दिया जा रहा है? इनको 20% का रिटर्न दिया जा रहा है। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये 10% बैंक लोन का था और इनको 20% का रिटर्न दिया जा रहा है। तो क्या सर इनकी भी कॉस्ट 20 ही बनती है? अब जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात को। देखिए, इनकी जो पार वैल्यू थी ना वो 100 थी। इनकी जो पार वैल्यू थी ना वो 100 थी। जब 20% इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स लिखा हुआ हो तो इनको जो रिटर्न मिल रहा है ना वो कैलकुलेट होता है एज 100 × 20%, विच इज 20। यानी कि किसी के पास भी एक प्रेफरेंस शेयर है, अगर किसी बंदे के पास भी एक प्रेफरेंस शेयर है तो उसको 20 का डिविडेंड दिया जा रहा है। 100 दैट इज पार वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई जो रेट दिया हुआ है दैट इज 20%, वो हमेशा पार वैल्यू पर अप्लाई होता है। डेट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए कूपन रेट होता है और वो उनकी जो पार वैल्यू होती है उस पर अप्लाई होता है, और यहाँ पर भी इसी तरह से 20% का रेट इसकी पार वैल्यू पर अप्लाई होगा। इसका मतलब एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मैं 20 रुपए का रिटर्न दे रहा हूं। ठीक है जी, 100 उसकी पार वैल्यू है मल्टीप्लाई बाई 20%। लेकिन क्या उस जो इन्वेस्टर होगा क्या वो ये सोचेगा कि भाई मुझे जो है वो हर 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट पर 20 रुपए मिल रहा है? नहीं। क्यों सर, ऐसा क्यों नहीं सोचेगा? क्योंकि जब वो मार्केट से ये इंस्ट्रूमेंट परचेज करेगा, ये शेयर परचेज करेगा, उसको तो ये एक शेयर 200 का मिलेगा। या कंपनी भी ऑन द अदर एंगल ये सोच सकती है कि अगर हम 200 रुपए लोगों से उधार ले रहे हैं उस पर हमें 20 रुपए देने। याद रखिएगा, कैलकुलेशन तो 100 × 20% से हो रही है, क्योंकि 100 उसकी पार वैल्यू है, 20 का रिटर्न का रेट है। बट दिए किसको जा रहे हैं? दिए उसको जा रहे हैं जिसके पास 200 रुपए वाला एक इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट की मार्केट में वैल्यू 200 रुपए चल रही है। अगर एक बंदा 200 रुपए लगाता है और उसको 20 रुपए उस 200 पे मिलते हैं तो वो तो 10% कमा रहा है, वो 20% नहीं कमा रहा। ठीक है। तो इसकी वजह से यहां पर जब हम इसकी कॉस्ट लिखेंगे ना तो इसकी कॉस्ट होगी किस तरह से आएगी भाई? इस इसकी कॉस्ट आएगी आपके पास 20 डिवाइडेड बाई 200 से। सही है जी। और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे इन लोगों को 10% का रिटर्न देना है। इनको 10% का रिटर्न देना है। ठीक है जी, ये दो कंपोनेंट्स बड़े फेयर, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। अच्छा सर, यहाँ पर एक और सवाल है। सर, यहाँ पर आपने टैक्स वाला इम्पैक्ट क्यों नहीं लिया? बैंक लोन में तो लोन 10% का था, आपने 10% का अगर इंटरेस्ट देना है तो आपने ये बोला कि भाई मेरा जो नेट खर्चा है वो तो 10% नहीं होगा, वो 7% होगा। उसकी लॉजिक भी आपने हमें सेपरेट चैप्टर्स में समझाई है, डेटा इंस्ट्रूमेंट्स के केसेस में समझाई है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स में वो क्यों अप्लाई नहीं कर रहे हो? ये तो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं। देखिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है डिविडेंड। डिविडेंड दिया जाता है PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद।
तो इसलिए यहाँ पर वो चीज़ हमने अकाउंट फॉर नहीं करी है, और ये हमारी नेट कॉस्ट है, हमें एक बंदे को 20 रुपए ही देने हैं, उसके अगेंस्ट हमें टैक्स का बेनिफिट नहीं होगा, जिस तरह से ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के डिविडेंड में भी नहीं होता। अब आ जाते हैं ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के बारे में क्या कहानी है? अच्छा जी, एक तो आपको जो है ना यहाँ पर बुलेट नंबर 2 में ये जो एक बात लिख कर दे दी कि भाई ये जो वैल्यू है ना ये कम डिव वैल्यू है, ठीक है ना। इसको मैंने सेपरेट लेसन्स में भी डिस्कस किया है। दो तरह की वैल्यूज होती हैं, एक एक्स डिव होती है, एक्स डिविडेंड या एक्स डिव, और एक होती है कम डिव या कम डिविडेंड। देखिए मिसाल के तौर पर एक कंपनी का यहाँ पर सिनेरियो क्या चल रहा है, आप देखें यहाँ पर स्टेरिक डालकर 8 रुपीज भी लिखा हुआ है। देखिए कंपनी का शेयर जो है ना वो 96 रुपीज पर है, मार्केट में 96 रुपीज का मिल रहा है। कंपनी ने ये डिक्लेयर किया कि आज रात को, समझाने के लिए कर रहा हूँ थोड़ा सा, उसका एक पीरियड होता है। लेट्स एज्यूम दोपहर के 1 बजे एक शेयर कंपनी का 96 रुपीज का है। कंपनी ने ये बोल दिया कि शाम 5 बजे जिसके पास भी ये एक शेयर होगा 96 का, उसको हम 8 रुपए का डिविडेंड कल सुबह देंगे या परसों देंगे। तो होगा ये कि ये 96 का शेयर एकदम से 104 पर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अब बेचने वाला ये बोलेगा कि 96 इसकी अपनी वैल्यू है, और अगर तुम मुझसे ये शेयर आज खरीदते हो और शाम 5 बजे ये तुम्हारे नाम पर होगा, तो तुम्हें 96 का फायदा थोड़ी होगा। 96 तो इसकी अपनी वैल्यू है ही है। अलबत्ता जब मैं तुम्हें ये शेयर बेचूंगा तो तुम्हें फौरन ही शाम को 5 बजे, कल सुबह, परसों, जब भी कंपनी डिविडेंड देने वाली है, 8 रुपए डिविडेंड के तौर पर मिलेंगे, तो मैं तुमसे 104 रुपए लूंगा। इसलिए 104 रुपए लूंगा क्योंकि 8 रुपए तो तुम्हें फौरन मिल जाने हैं। 8 रुपए तो तुम जैसे ही तुम्हारे शेयर नाम पर होगा, 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन में जो भी टाइम पीरियड है उसमें तुम्हें मिल जाने हैं। बाकी 96 इसकी अपनी वैल्यू है, तो 104 रुपए तो कम डिव वैल्यू क्या होती है? जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही होती है और देने वाली होती है तो उसके शेयर की प्राइसेस में इजाफा आ जाता है। इसको मैं एक सेपरेट लेसन में भी डिस्कस करूंगा। एक एक्स डिव वैल्यू होती है, एक कम डिव वैल्यू होती है। बहरहाल कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये मिलने ही वाली चीज है, तो इसकी वजह से इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। इसके लिए मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ और जनरली बच्चों को समझाता हूँ। वो ये है कि एज्यूम कर लें आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की है, ठीक है। और हर पहली तारीख को वो प्रॉपर्टी किसी को किराए पर दी गई है, तो हर पहली तारीख को 2 लाख रुपए किराया आता है या लाख रुपए किराया आता है, ठीक है। 1 करोड़ की एक प्रॉपर्टी है और लाख रुपए हर पहली तारीख को उस प्रॉपर्टी से किराया आता है। अब लेट से वो प्रॉपर्टी आपकी, आप किसी को बेच रहे हो, 31 तारीख है, आपने जो खरीद रहा है प्रॉपर्टी है, एज्यूमिंग, वैसे तो ऐसा नहीं है, एज्यूमिंग के स्विफ्टली ट्रांसफर हो रही है प्रॉपर्टी, आपके नाम पर चली जाएगी। तो मैं जिसको प्रॉपर्टी बेचूंगा ना, मैं उसको बोलूंगा यार 1 करोड़ इस प्रॉपर्टी की वैल्यू है, लेकिन तुम मुझे 1 करोड़ और 1 लाख रुपए पे करो। वो बोलेगा क्यों? तो तुम उसको समझाओगे देखो आज 31 तारीख है, मैं प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर रहा हूँ, पूरे महीने पिछले प्रॉपर्टी मेरे नाम पर थी, उसी तौर पर कल सुबह जो किराया आने वाला है वो मेरा बनता है, लेकिन तुम्हारे नाम पे प्रॉपर्टी हो जाएगी, किराया तुम्हें मिलेगा। तो तुम मुझे 1 करोड़ 1 लाख रुपए दे दो, कल सुबह तुम्हें जो है किराया लाख रुपए मिल जाएगा, और इस प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 लाख, 1 करोड़ रुपए इट सेल्फ है। तो होता ही है कि जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर होने वाला होता है, शेयर की प्राइसेस में एक इंक्रीज आता है। बहरहाल इस पर जो सेपरेट डिस्कशन करिए उसको जरूर देख लीजिएगा। एनीवेज, अब इसका मतलब ये हो गया कि इसकी एक्स डिव वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्लेयर्ड बट नॉट पेड ड्यू वेरी शॉर्टली। इसका मतलब ये कि 104 रुपए में इस 8 रुपए के डिविडेंड का इम्पैक्ट भी शामिल है। इसकी जो एक्स डिव वैल्यू होगी वो 104 माइनस 8 यानी कि 96 होगी, और ये 96 की वैल्यू हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स के तौर पर यहाँ पर जो है वो अपनी वैक की वर्किंग में कंसिडर कर रहे होते हैं। अब 100 मिलियन इनकी पार वैल्यू है, एक ऑर्डिनरी शेयर की वैल्यू 10 है, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू 96 है। सर इतना बड़ा फर्क होता है पार वैल्यू और मार्केट वैल्यू में? होता है, क्यों नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो आप सर इसकी मार्केट वैल्यू के लिए क्या करेंगे? 100 डिवाइडेड बाई 10, 100 टोटल पार वैल्यू थी, 10 से डिवाइड किया, एक शेयर नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, मल्टीप्लाइड बाय 96। तो हमने किया 100 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 96, ये बनता है 960 मिलियन। 960 मिलियन ये बन जाता है, ठीक है जी। वापस से देख लेते हैं, 100 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 96, हाँ 960 मिलियन आता है, ठीक है जी। तो आई होप कि यहाँ तक की बातें आपको जो है वो क्लियर है, ठीक है। अच्छा अब कॉस्ट पर आ जाते हैं। सर कॉस्ट के लिए क्या करें? यहाँ पर आपको जो डिविडेंड वैल्यूएशन टेक्निक है, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल है, उसकी एप्लीकेशन आ रही है। जिस बच्चे ने डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल के लेक्चर नहीं देखे हैं, जिसे हम मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी ढूंढते हैं, उसको मसला हो सकता है
वो फॉर्मूला क्या होता था यहाँ पर मैं ज़रा लिख देता हूँ। मार्केट वैल्यू ऑफ अ सिंगल शेयर या टोटल कंपनी डी नॉट 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय के ई माइनस ग्रोथ रेट। अगर के ई माइनस जी लेफ्ट साइड पर आ जाए तो ऊपर आ जाएगा के ई माइनस जी, यहाँ पर ये हो जाएगा डी नॉट मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय एम वी। और फिर अगर जो माइनस का जी है वो सीधे हाथ पर आ जाए तो ये हो जाएगा डी नॉट मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय एम वी प्लस जी। ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी ढूंढ सकते हैं। ये कुछ भी नहीं है, बस इसी फॉर्मूले को रीशफल किया गया है। सर इस फॉर्मूले के जरिए अब हम इस सवाल का कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो कैसे मालूम करेंगे। सबसे पहले तो ग्रोथ रेट हमें मालूम करना होगा, दैट इज जी। ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने के लिए हिस्टोरिकल डिविडेंड्स दिए हुए हैं। हिस्टोरिकल डिविडेंड्स वाला जो फॉर्मूला है, अगेन वो आपको ग्रोथ रेट का फॉर्मूला समझाया गया है सेपरेट लेसन में, उसी की यहाँ पर एप्लीकेशन कर कर आपको ग्रोथ रेट कैलकुलेट करना है। उस फॉर्मूले को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हम करते ये थे कि हमारे पास ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने के लिए एस डिवाइडेड बाई पी रूट ऑफ एन माइनस वन अप्लाई होता था। सर यहाँ पर एन क्या होता था, सबसे पिछले से सबसे जो रीसेंट डिविडेंड दिया हुआ है उसके बीच में कितने साल गुजरे हैं, तो ये 1 2 3 साल गुजरे हैं। ठीक है जी। सबसे नया वाला डिविडेंड जो सबसे रीसेंट इंफॉर्मेशन आपके पास है वो 8 है। सबसे पुराना वाला डिविडेंड वो 6 है माइनस वन। सर इसकी डिटेल में क्यों नहीं जा रहे हो, इसकी डिटेल में सेपरेट वीडियो आपके पोर्टल पर मौजूद है। 8 डिवाइडेड बाई 6 किया और हम इसकी पावर 1/3 भी कर सकते हैं या इसको क्यूब रूट में भी डाल सकते हैं, और फिर -1 किया और 100 से मल्टीप्लाई, ये 10.06% आ रहा है। ग्रोथ रेट आ रही है 10.06%। ठीक है जी। डी नॉट बिल्कुल ही अभी दिया जाने वाले डिविडेंड वो है हमारे पास, ग्रोथ रेट है हमारे पास, मार्केट वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है। तो हम अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी ढूंढने के लिए। सर मेरा एक सवाल है, यहाँ पर ये इक्विटी बीटा दिया हुआ था, आपने हमें एक चीज सिखाई थी कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, वो आप क्यों अप्लाई नहीं कर रहे हो। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल उस वक्त अप्लाई होगा जब आपके पास रिस्क फ्री रेट हो, रिस्क प्रीमियम हो या मार्केट रेट ऑफ रिटर्न हो। तो अभी वो इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। इसका मतलब एग्जामिनर हमसे डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल के जरिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करवाना चाहता है। ये वाली वैल्यू शायद उसने हमें कंफ्यूज करने के लिए, सोचने पर हम मजबूर हो जाएं, हम फिक्रमंद हो जाएं कि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कहाँ से आएगा, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न कहाँ से आएगा, इसलिए शायद दिए हो। तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास ये ग्रोथ रेट आ गया, डी नॉट मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाई, अच्छा अब क्योंकि मैं एक शेयर का डिविडेंड दे रहा हूं तो नीचे भी मार्केट वैल्यू पर शेयर लेंगे, यानी कि 96 प्लस 10.06%। क्या बन जाता है भाई ये 8 मल्टीप्लाइड बाई 1.1006 डिवाइडेड बाई 96 प्लस 10.06% मल्टीप्लाई, ये तकरीबन 19.23% बन रहा है। 19.23% बन रहा है। सर ये वैल्यू भी आ गई, बिल्कुल ये 19.23% आ गई। मेरा काम आपको सवाल समझाना है, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग का अच्छा ख्याल रखिएगा। जब आप सवाल सॉल्व कर रहे हो तो फॉर्मेटिंग थोड़ी बेहतर करिएगा। 960 इंटू 19.23%, ये बन जाता है 184.608। उसके बाद फिर 40 इंटू 10%, ये बन जाता है 4। तो इसका मतलब हमारे पास, अच्छा वैक कैलकुलेट करने के भी मुख्तलिफ तरीके हैं ना। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ 184.608 प्लस 4 प्लस 1.4, ये टोटल आता है 190.008, 190.008। और यहाँ पर 960 प्लस 40 प्लस 20, यह आता है 1020। तो हमारा वैक वैक कैलकुलेट करने के मुख्तलिफ फॉर्मूले हैं। यहाँ पर वैक आ जाएगा 190.008 डिवाइडेड बाई 1020 मल्टीप्लाइड बाय 100%, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो 190.008 डिवाइडेड बाय 1020 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये बनता है 18.63%। ठीक है जी, 18.63%। यह हमारा सवाल का पहला पार्ट सॉल्व हुआ। कुछ चीज़ें मैंने रिकैप करी, कुछ चीज़ों का मैंने रेफरेंस दिया कि पहले पढ़ी नहीं है, ताकि हमारा टाइम भी साथ में सेव हो रहा हो। और ये हमारा 7 मार्क्स वाला पहला पार्ट था जो हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरे पार्ट में क्या बोलते हैं, कैलकुलेट द इम्पैक्ट ऑफ द न्यू इन्वेस्टमेंट ऑन XYZ वैक।
यानी कि ये जो नई वाली इन्वेस्टमेंट है इसकी वजह से वैक में क्या तब्दीली आएगी, क्या चेंजेस आएंगे, ये बताएं। अच्छा, नई इन्वेस्टमेंट के लिए उसने बोला है नई इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का इस्तेमाल करूंगा। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जो है ना, इसके बारे में भी आप लोगों के पास जो है वो लेक्चर्स मौजूद हैं। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स को भी डिटेल में डिस्कस किया गया है। उस लेक्चर को देख कर फिर आपने ये सवाल करना है, डायरेक्टली ये सवाल नहीं करना, क्योंकि इस सवाल में मैं अगर चीज़ें रिपीट भी करूंगा तो मैं 100% कॉन्टेक्ट जो है उसका कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का वो तो नहीं कर सकता। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स वो होते थे जो फ्यूचर में कन्वर्ट हो सकते थे। पहले हम ये रियलाइज करते थे, पहले हम ये अंडरस्टैंड करते थे, पहले हम ये समझते थे कि कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एक्सरसाइज होंगे या नहीं। उसके लिए हम ये देखते थे कि रिडेम्पशन पर जो पैसे मिलेंगे या जिन शेयर्स में ये चीज कन्वर्ट होगी उन दोनों में से हायर क्या है, ज्यादा वाली वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट इज ₹50 million विच विल बी फाइनेंस्ड थ्रू 12% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स ₹100 each. Debenture holders will have the right to either convert each bond into one ordinary share. या तो कन्वर्टेबल बॉन्ड 3 साल के आखिर में एक शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा और रिडीम इट एट अ प्रीमियम ऑफ 10% अबव द पार वैल्यू ऑफ द बॉन्ड एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। तीसरे साल के आखिर में बॉन्ड होल्डर को यह पूछा जाएगा कि या तो तुम कंपनी का एक शेयर ले लो, छोड़ो अपने पैसे, या फिर 100 प्लस रिडेम्पशन एट पार है 10% पर, तो ₹110 ले लो। तो इफेक्टिवली जब हम बॉन्ड होल्डर की बात करेंगे तो बॉन्ड होल्डर को दो ऑप्शन दिए जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 रिडेम्पशन एट प्रीमियम, ऑप्शन नंबर 1 होगा रिडेम्पशन एट प्रीमियम, ₹110 मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 होगा शेयर्स में कन्वर्जन। ऑप्शन नंबर 2 होगा कि शेयर्स में कन्वर्जन हो जाए। शेयर्स में कन्वर्जन होगी तो एक शेयर मिलेगा। अच्छा, ये शेयर मिलेगा कब? ये शेयर मिलेगा 3 साल बाद, आज नहीं मिलेगा। जिस दिन बॉन्ड होल्डर से पूछा जाता है वो बॉन्ड का आखिरी दिन होता है, तीसरे साल का आखिरी दिन होता है। अगेन मैं कह रहा हूं कि इसके बारे में जो वीडियो बनाई है वो जरूर देखिएगा, उसमें इसको बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है एक एक बात को। बहरहाल यहां पर क्या होगा, आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 5% पर एनम। शेयर की प्राइस हर साल 5% से ग्रो हो रही होगी, बिल्कुल सर नजर आ रहा है। आज जो शेयर की प्राइस है वो 96 है, ये भी हमने देखी थी। और अगर ये 5% से 3 साल तक ग्रो हो रही हो तो 3 साल बाद कितनी बन जाएगी? या तो आप 96 को पहले 5% से इंक्रीज करें, फिर वापस इंक्रीज करें, फिर वापस इंक्रीज करें, या फिर एस इज इक्वल टू P1+I⁻n वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दें। एस इज इक्वल टू P1+I⁻n वाला फॉर्मूला अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इसमें P आपके पास प्रेजेंट वैल्यू होगी, यानी कि आज की वैल्यू होगी जो कि 96 है। ग्रोथ रेट है 5% की और 3 साल की बात हो रही है। तो अगर हम 96 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.05 की पावर 3 से तो ये आ जाता है 111.132। 111.132। इसका मतलब ये हो गया कि 3 साल बाद एक शेयर की जो वैल्यू होगी, 3 साल बाद एक शेयर की जो वैल्यू होगी वो 111.132 होगी। अब बॉन्ड होल्डर क्या करेगा? बॉन्ड होल्डर जाहिर है अपना फायदा सोचेगा। कंपनी ने पूछा बताओ भाई ₹110 दे दें या तुम्हें एक शेयर दे दें जो कि 111.132 का है, तो तुम्हें क्या चाहिए? तो बॉन्ड होल्डर बोलेगा भाई मुझे शेयर दो, उसकी वैल्यू ज्यादा है। अब यहाँ पर एक बार क्लास में मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा सर मैं बॉन्ड होल्डर हूँ, मुझे शेयर नहीं चाहिए, मुझे कंपनी में ओनरशिप नहीं चाहिए, फिर मैं क्यों शेयर लूंगा? अकलमंद इंसान, शेयर लेना उसकी वैल्यू ज्यादा है, बेच लेना, पैसे में कन्वर्ट करवा लेना। बात समझ रहे हो? तो इस चीज का ख्याल रखना कि हमेशा हायर वाली वैल्यू सेलेक्ट होगी। ठीक है जी। अच्छा जी, कन्वर्टेबल बॉन्ड की मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? कन्वर्टेबल बॉन्ड की मार्केट वैल्यू क्या दी हुई है हमें? क्या दी हुई है हमें? लेकिन नहीं, हमें यह पता है कि हम जो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशू करेंगे एक बॉन्ड की मार्केट वैल्यू नहीं ढूंढ सकते, कोई मसला नहीं है। हमें बॉन्ड्स इतने रुपए के इशू करने हैं कि वो 50 मिलियन टोटल बन जाए। ठीक है। देखिए, एक कन्वर्टेबल बॉन्ड की मार्केट वैल्यू वैसे कैसे कैलकुलेट होती है, फ्यूचर के इसके जितने भी कैश फ्लोज हैं उसको डिस्काउंट ऑफ कर लो, एक कन्वर्टेबल बॉन्ड की मार्केट वैल्यू आ जाएगी। लेकिन क्या करना है उसको कैलकुलेट कर कर, क्या उसकी जरूरत है? उसके बगैर भी सवाल सॉल्व हो सकता है। देखें, अगर आप मार्केट वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे और 50 मिलियन को मार्केट वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आ जाएंगे, लेकिन उसकी जरूरत है क्या? मुझे नहीं लगता होगी। होगी तो कर लेंगे। अच्छा, कन्वर्टेबल बॉन्ड का जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या सर 12% जो दिया हुआ है वो कॉस्ट ऑफ डेट है? नहीं, वो नॉमिनल या कोपॉन रेट है। वो सालाना इंटरेस्ट की वजह से, सालाना इंटरेस्ट की अमाउंट जो है उसकी वजह से आपको दिया जाता है कि कैसे कैलकुलेट करनी है। अच्छा जी, वैसे आप 100 पे ही इशू कर रहे हो तो वही इसकी करंट मार्केट वैल्यू भी होगी। अब मैं इसके अगर कैश फ्लोज ड्राफ्ट करता हूं तो यह नंबर 0 है, यह नंबर 1 है, 2 है और 3 है। कैश फ्लोज लिख देता हूं अगर, तो देखें आज आप किसी से ₹100 लेंगे
बदले में उसको 100 का 12%, 100 का 12% कितना बनता है? 100 का 12% बन जाता है 12 रुपए का, उसको रिटर्न देंगे। लेकिन अगेन ये डेट इंस्ट्रूमेंट है। डेट इंस्ट्रूमेंट में जब आप इंटरेस्ट अपनी बुक्स में चार्ज कर देते हो तो आपकी टैक्स की लायबिलिटी कम हो जाती है। टैक्स का रेट 30% है, तो 12 का 70% लेने बचा हुआ 8.4 का इंटरेस्ट पहले साल जाएगा, 8.4 का इंटरेस्ट दूसरे साल जाएगा, और तीसरे साल 8.4 का इंटरेस्ट और 111.132 की रिडेम्पशन होगी, यानी कि 119.532 जाएंगे। ये आपने कैश फ्लोज बना लिए। डिस्काउंट फैक्टर्स कैलकुलेट कर लेते हैं किसी भी एक रेलेवेंट करीब तरीन परसेंटेज पर जो कूपन रेट के पास पास हो। लेट से 10% के डिस्काउंट फैक्टर्स यूज करते हैं। आईआरआर ढूंढ रहा हूं, कॉस्ट ऑफ डेट इज आईआरआर, करेक्ट। 1/1.1, ये तो 1 ही होता है। अब ये आपको पता है ना डिस्काउंटिंग कैसे करनी है। 1/1.1 की पावर 1, तो ये आता है 0.909। 1.1 की 1/1.1 की पावर 2 0.823, फिर 1/1.1 की पावर 3 यानी कि 0.751। ठीक है जी। अच्छा जी, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। ये -100 है। उसके बाद 8.4 मल्टीप्लाइड पे 0.909, 7.635। उसके बाद 8.4 मल्टीप्लाइड बाई 0.823 यानी कि 6.913। उसके बाद 119.532 मल्टीप्लाइड बाई 0.751 यानी कि 89.77। 89.77 इसको कर देते हैं हम टोटल। 7.635, 6.913 प्लस 89.77 -100, यह आ जाता है पॉजिटिव का 4.318। अब अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो एक और रेट चाहिए होगा जो इससे ज्यादा हो। डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं 15% के हिसाब से। पहला 1 होगा, दूसरा 1/1.15 की पावर 1 तो 0.869 आ जाता है। उसके बाद फिर अगला आ जाता है 1/1.15 की पावर 2 यानी कि 0.756 आ जाता है। उससे अगला आपके पास 1/1.15 की पावर 3 यानी कि 0.657 आ जाता है। ठीक है जी। इसकी प्रेजेंट वैल्यूज निकाल लेते हैं। अच्छा जी, पहला वाला हमारे पास एक वैल्यू आ गई थी, दूसरी वाली अब हम वैल्यू निकाल रहे हैं। यह आएगा आपके पास -100 इंटू 1, यह आ जाता है -100। फिर आ रहा है 8.4 इंटू 0.869, 7.29। उसके बाद 8.4 मल्टीप्लाइड बाई 0.756, 6.35। उसके बाद फिर 119.532 इंटू 0.657 यानी कि 78.53। और इसको अगर हम ऐड करते हैं तो 7.29, 6.35, 78.53 -100, यह आ जाता है नेगेटिव का 7.83। नेगेटिव का 7.8 कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, आईआरआर का फॉर्मूला, अगेन आईआरआर की नॉलेज आप लोगों के पास होगी। आईआरआर इज इक्वल्स टू A% प्लस NPVA डिवाइडेड बाय NPVA माइनस NPVB मल्टीप्लाइड बाय B माइनस A%। 4.318 प्लस 7.8, फिर 4.318 डिवाइडेड बाय आंसर इंटू 5 प्लस 10, ये 11.78% आ रहा है तकरीबन। ठीक है ना, 11.78% आ रहा है। थोड़ी सी ऊंच नीच, थोड़ी सी राउंडिंग ऑफ ऊपर नीचे चलती है, कोई मसले की बात नहीं है। और अब ये 11.78 आ गया। ठीक है जी। तो अब क्या होगा, अब हमें कैलकुलेट करना था नया वैक क्या होगा। अच्छा सर, नया वैक का क्या मतलब है? अब देखिए ना, अब आपके पास ऑर्डिनरी शेयर्स भी हैं, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं, बैंक लोन भी है, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स भी हैं। इन सब की मार्केट वैल्यूज भी हैं, इनकी कॉस्ट की परसेंटेजेस भी हैं, और इनकी जो है ना आपके पास टोटल कॉस्ट भी है। तो अब आप इन चारों की टोटल कॉस्ट, इन चारों की टोटल कॉस्ट लेकर इन चारों की मार्केट वैल्यू से डिवाइड करोगे। सर क्या कोई शॉर्टकट हो सकता है क्या अगर ये पूरा टेबल ना बनाना चाहें? जी हाँ, हो सकता है। आपके पास पिछली टोटल मार्केट वैल्यूज है ना, कितनी थी? 1020। नया वाला वैक क्या होगा? नया वाला वैक आप कैलकुलेट ऐसे कर सकते हो कि पिछली टोटल मार्केट वैल्यूज 1020 थी,
50 मिलियन का मजीद उधार ले रहे हैं। अच्छा, पिछली टोटल कॉस्ट कितनी थी? 190.002, 190.002 प्लस अब 50 मिलियन लूंगा जिस पर मुझे 11.78% से कॉस्ट देनी होगी। ठीक है जी, बस यही चेंज हुआ है ना, और तो कोई चेंज नहीं हुआ। कोई ऐसा नहीं है कि उसने बोला हो कि प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह की मार्केट वैल्यू वगैरह चेंज होगी, ऐसा तो कुछ भी मेरे ख्याल में कहीं पर भी नहीं है। देख लेते हैं, 190.002 प्लस 50 इंटू 0.1178 डिवाइडेड बाई, नीचे आएगा 1020 और 50 दोनों को ऐड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया, 18.3। ठीक है जी, 18.3% ये नया आंसर बनता है। हाँ, तो होपफुली आपको चीजें समझ में आई होंगी, बात समझ में आई होंगी। आप चाहें तो आप ये पूरा टेबल दोबारा बनाएं, आप चाहें तो ये पूरा टेबल दोबारा बनाएं, बात एक ही है। अदरवाइज आप ये शॉर्टकट मेथड कर लें, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इसमें जो दो वैल्यूज ऊपर से ली हैं उसकी आपने ऊपर वर्किंग कर ली है ना पहले। तो जब आपने वर्किंग कर ली है तो ऐसा नहीं है कि आप वर्किंग करे बगैर कोई चीज़ उनको प्रोवाइड कर रहे हो। बाकी ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पहले हमने डिस्कस करी हैं इस सवाल में, सारे कॉन्सेप्ट्स। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट मुझे नहीं लगता कि हमने क्लास में डिस्कस ना किया हो। फिर भी अगर 1% भी डाउट हो तो आप इनरोल्ड स्टूडेंट्स के ग्रुप पर या मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल जवाब दूंगा, बिल्कुल गाइड कर दूंगा। आप इस सवाल की वीडियो को 2-3 बार देखें, एक बार देखें, 2 बार देखें, खुद प्रैक्टिस करें, अपने स्किल्स को पक्का करें। अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे व्हाट्सएप पर बहुत तंग करिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।